प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भी आनुवंशिकी और हमें लास्ट में हमने पढ़ा था भी आनुवंशिकी से संबंधित कुछ शब्द। उसी कड़ी में एक शब्द हम कर रहे हैं भी आगे। अपना टॉपिक था भी आनुवंशिकी। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, ठीक है। तो कुछ शब्दों के बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में अध्ययन किया। अब एक आगे अब शब्द आ रहा है, कौन सा? विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण इंग्लिश में इसको बोलते हैं भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या फिर हमें कहीं भी एक लक्षण के दो विपरीत रूप। जैसे कोई भी लक्षण हम लेते हैं, जैसे लंबाई। लंबाई के दो विपरीत रूप कौन से? भी एक लंबा हो गया, एक बोना हो गया। यानी एक बोना और एक लंबा दोनों आपस में क्या है? विपर्यासी लक्षण। इसी प्रकार जैसे हम रंग का लक्षण देखें तो रंग के भी बहुत सारे विपर्यासी लक्षण है। जैसे सफेद है, लाल है। इसी प्रकार हम बात करें भी ब्लैक है, इसी प्रकार पर्पल है। ये सारे एक दूसरे के भी एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण। जैसे यानी हम यहाँ लिखे भी एक लक्षण के दो विपरीत रूप। एक लक्षण के दो विपरीत रूप क्या कहलाते हैं? भी विपर्यासी लक्षण। क्या कहलाते हैं? विपर्यासी लक्षण। जैसे लंबाई। लंबाई के दो विपर्यासी लक्षण कौन से हो गए? भी एक तो हो गया लंबा और एक हो गया बोना, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें आकार। आकार के दो विपरीत रूप कौन से हैं? एक तो गोल हो गया, दूसरा हो गया भी झुर्रीदार। दूसरा कौन सा? झुर्रीदार। इसी प्रकार बात करें भी रंग की, तो रंग तो बहुत होते हैं भी सारे आपस में क्या एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण है। जैसे सफेद, लाल, पीला, ये सारे क्या भी विपर्यासी लक्षण क्या है? यानी एक लक्षण के दो विपरीत रूपों को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या विपर्यासी लक्षण या विपरीत लक्षण, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भी आनुवंशिकता में इन लक्षणों का क्या महत्व है, ठीक है। तो देखो आनुवंशिकता में मेंडल ने इन्हीं विपर्यासी लक्षणों को लेकर ही आनुवंशिकता पर प्रयोग किए। फिर उसके बाद प्रयोगों के आधार पर नियम बनाए, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के पादप में, हमने पहले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था भी कि मटर के पादप में, मटर के प्लांट में, यानी मटर के पादप में कुल कितने? कुल 34 यानी 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने? 34 जोड़ी। और इन्हीं 34 जोड़ी या 34 विपर्यासी लक्षणों में से 7 विपर्यासी लक्षणों को लेकर मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे अपने, ठीक है। तो 7 लक्षण कौन कौन से लिए थे भी वो देखेंगे हम। मटर के पादप में 7 ऐसे कौन से लक्षण लिए थे मेंडल ने जिन पर आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए गए थे भी वो मैं लिख रहा हूं भी। पहला लिया था पादप की लंबाई। पादप की लंबाई, और लंबाई में आपको पता है भी कौन कौन से विपर्यासी लक्षण है भी। एक तो है लंबा और एक है बोना। अब एक बात और ध्यान से सुनना भी, जब मेंडल ने विपर्यासी लक्षण यानी लंबाई का लक्षण लिया तो एक पादप लंबा और दूसरा बोना लिया। दोनों के मध्य जब संकरण करवाया
तो F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी में जितने प्लांट थे सारे लंबे प्राप्त हुए थे। और आपको पता है जो प्रकट होता है या जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है या जो अपना प्रभाव जमाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण है। जो दूसरे के प्रभाव में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है या छुपा लेता है उसको हम कहेंगे अप्रभावी। तो यहाँ पे जब इन दोनों पादपों के बीच संकरण करवाया गया तो लंबा पादप क्या भी F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ, इस कारण इसको हम बोलेंगे प्रभावी और इसको बोलेंगे हमें अप्रभावी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा लक्षण लिया था कौन सा, बीज का आकार। बीज का आकार, तो बीज का आकार लिया था, इसमें क्या है देखो भाई, बीज के आकार के दो विपरीत लक्षण कौन से थे भी, एक गोल था और दूसरा कौन सा था, झुर्रीदार। कौन सा, झुर्रीदार। अब इन दोनों के बीच जब संकरण करवाया तो गोल क्या हुआ भी, प्रभावी था, क्योंकि F1 पीढ़ी में या प्रथम संतानीय पीढ़ी में ये प्रकट हुआ था या अपना प्रभाव जमाया था इसने। दूसरा क्या भी, झुर्रीदार, जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ, क्या हो गया, अप्रभावी। इसी प्रकार तीसरा लक्षण कौन सा था, तीसरा लक्षण था भी बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग कैसा था भी, जो प्रभावी था वो पीला था और जो अप्रभावी था वो हरा था। कौन सा, हरा। ठीक है। इसी प्रकार 4 नंबर, 4 नंबर कौन सा है, 4 नंबर लिया था भी पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कौन सा था, एक तो था भी प्रभावी में बैंगनी और इसी प्रकार अप्रभावी में सफेद या व्हाइट। ठीक है। इसी प्रकार 5वें लक्षण की बात करें हमें तो क्या था भी, फली का या फली की आकृति। यानी मटर में 2 प्रकार की फलियां देखी गई भी, एक थी प्रभावी जो थी फूली हुई, फूली हुई, और दूसरी थी भी जो प्रभावी नहीं थी, अप्रभावी थी, वो थी पिचकी हुई, पिचकी हुई। ठीक है। इसी प्रकार हम देखें भी 6 नंबर लक्षण, तो 6 नंबर कौन सा था, 6 नंबर था भी पुष्प का रंग। ये तो हो गया, सॉरी, पुष्प का रंग। अब देखो पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, यानी आपको पता है भी कि पुष्प पादप में 2 जगह लग सकता है, एक तो शीर्ष पर यानी अंतस्थ सिरे पर, एक साइड में यानी कक्षस्थ सिरे पर। तो इसकी 2 स्थितियां थी, प्रभावी कौन सी थी भी, कक्षस्थ यानी साइड वाली, पार्श्व वाली, जबकि अंतस्थ क्या थी, अप्रभावी। ठीक है। इसी प्रकार 7वां कैरेक्टर कौन सा था, 7वां कैरेक्टर यानी कौन कौन से पादप की लंबाई हो गई, बीज का आकार हो गया, बीज पत्र का रंग हो गया, पुष्प का रंग हो गया, फली की आकृति हो गई और पुष्प की स्थिति। इसी प्रकार एक है भी फली का रंग। फली का रंग यानी हरा प्रभावी है, जबकि पीला क्या है, अप्रभावी। यानी पीली फलियां F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुई जो अप्रभावी थी, जबकि हरी क्या है, हरी फलियां प्रभावी थी। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मेंडल ने अपने प्रयोगों में काम में लिए थे भी, कुल कितने थे, 34 जोड़ी। ठीक है। यानी 7 कैरेक्टर कौन से थे, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे भी, यानी विपर्यासी लक्षण, यानी एक लक्षण के 2 विपरीत रूप, जिनसे क्या भी आप आसानी से आनुवंशिकता का अध्ययन कर सकते हो भी। ठीक है। तो मटर के पादप का चुनाव किया था मेंडल ने, उसमें से एक प्रमुख कारण क्या था, विपर्यासी लक्षणों की अधिकता, यानी इसमें विपर्यासी लक्षण अधिक था, इस कारण के भी अध्ययन में सरल या थोड़ा क्या भी प्रभावी हो सके भी। ठीक है। अब देखो आगे, अब एक प्रश्न आता है भी कंपटीशन में, उसमें कंफ्यूजन होता है भी, क्या होता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने लक्षण लिए, तो तब तो आपको करना क्या है भी 7, कितने, 7। अगर बात करें भी मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने युग्म विकल्पियों पर प्रयोग किए, कितने
युग्म विकल्पियों पर प्रयोग किए उस टाइम आपको क्या करना है अभी 14, क्योंकि आप देखो अभी लक्षण तो कितने हो गए, विपर्यासी लक्षण जैसे 7 हो गए, ये क्या हो गए 7। अगर युग्म विकल्पियों की बात करें तो वो कितने हो गए भी 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 14 हो गए ना। यानी एक लंबा एक बोना, तो ये एक युग्म विकल्पी ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया ये हुआ भी। ठीक है, इसी प्रकार आया हुआ प्रश्न है जिसमें क्या भी कंफ्यूजन होता है भी कि प्रश्न आता है भी मेंडल ने कितने लक्षण लिए, तब तो 7 करने हैं, और प्रश्न आता है भी मेंडल ने कितने युग्म विकल्पियों पर प्रयोग किए, उस टाइम आपको क्या करना है 14 करना है। कितना 14। चलो ये हो गए भी आनुवंशिकता से संबंधित जो शब्दावली थी, उनमें से हमने शब्द पढ़े थे भी सारे। कौन कौन से शब्द, सबसे पहले हमने जीन लिया था, उसके बाद हमने गुणसूत्र के बारे में जाना, उसके बाद हमने युग्म विकल्पी क्या होता है वो देखा, उसके बाद हमने क्या देखा भी जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, F1 PD F2 PD, एक संकर प्रयोग द्विसंकर प्रयोग। इसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, इसी प्रकार हमने पढ़ा भी BCT बैक क्रॉस टेस्ट या प्रतीप संकरण, या उसके प्रकार हमने पढ़े भी परीक्षणार्थ संकरण क्या होता है, या बाह्य क्रॉस टेस्ट क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन किया। और लास्ट में हमने क्या जाना है भी विपर्यासी लक्षण के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं भी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भी मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोग। मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोग, मेंडल ने मुख्य रूप से आनुवंशिकता पर 2 प्रयोग किए थे भी। एक तो किया था भी एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कौन सा पहला देखो भी कौन सा था, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, या इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दूसरा है भी द्विसंकर संकरण, इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है भी इसने मेंडल ने जो 2 प्रयोग किए थे भी किसको समझाने के लिए किए थे भी, यानी गुणसूत्रों पर बहुत सारे जीन होते हैं आपको पता है भी, उन जीनों की वंशागति कैसे होती है उसको समझाने के लिए 2 प्रयोग किए थे भी। तो सबसे पहला जो एक संकर संकरण है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसको क्यों किया, एक जीन की वंशागति को समझाने के लिए, एक जीन की वंशागति को समझाने के लिए कौन सा प्रयोग किया, एक संकर संकरण। जबकि 2 जीनों की वंशागति, 2 जीनों की वंशागति को समझाने के लिए मेंडल ने प्रयोग किया कौन सा, डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। तो प्रश्न कैसे आ सकता है भी, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है भी एक जीनी वंशागति को समझाइए, तब आपको क्या करना है भी एक संकर संकरण के द्वारा आप आसानी से इसको समझा सकते हो भी। दूसरा अगर आ जाए भी 2 जीनों की वंशागति समझाइए, या फिर बात करें भी द्विसंकर संकरण को समझाइए, तो दोनों एक ही बात है भी, क्योंकि इसमें भी 2 जीन लिए गए थे, इसमें भी कितने लिए गए थे 2। ठीक है, तो आगे देखते हैं भी एक संकर संकरण को समझने की कोशिश करते हैं भी किस प्रकार समझाया था। तो आपने डेफिनेशन पहले पढ़ लिए भी इसकी, हमने शब्दों में जाना था भी कि एक संकर संकरण क्या होता है, यानी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लो या एक जोड़ी युग्म विकल्पी, या फिर ये मान के चलो भी कि एक युग्म विकल्पी को लेकर किया गया प्रयोग, या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य किया गया संकरण क्या होता है, एकल संकर संकरण। यहां लिखता हूं मैं एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण या फिर एक युग्म एक जोड़ी कर सकते हो आप भी, युग्म विकल्पी के मध्य किया गया संकरण
क्या कहलाता है? किया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकरे संकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखो, यानी एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य या एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य किया गया संकरण क्या होता है? एकल संकर संकरण। या एक जोड़ी लक्षणों को नियंत्रित करने वाला प्रयोग या एक जीन की वंशागति को नियंत्रित करने वाला प्रयोग कौन सा था? एकल संकरे संकरण। अब इस संकरण में जो संतति प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? एकल संकरे संतति। एकल संकरे संतति। ठीक है। अब मेंडल ने इस प्रयोग को समझाने के लिए मटर के पादप का कौन सा लक्षण लिया था भी, यानी किस प्रकार, देखो मेंडल ने इस प्रयोग को समझाने के लिए मटर के पादप के लंबाई के लक्षण को लिया था भी, लंबाई के लक्षण पर प्रयोग किया था भी। यानी मेंडल ने इसके लिए क्या किया भी? एक शुद्ध लंबा पादप लिया, दूसरा शुद्ध बोना पादप लिया। लक्षण एक ही है, दो विपरीत रूप है। ठीक है। दोनों के मध्य जब संकरण करवाया, F1 पीढ़ी प्राप्त की, तो F1 पीढ़ी में सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। किस प्रकार के? लंबे। क्यों? क्योंकि लंबा लक्षण वहां पे क्या था भी? प्रभावी, यानी अपना प्रभाव प्रकट कर रहा था। जबकि बोना क्या था? अप्रभावी। हम देखें भी कि एक तो लंबा पादप लिया, यानी शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, और शुद्ध लंबे को कैपिटल टी के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा है भी शुद्ध बोना, शुद्ध बोना, इसको कैपिटल टी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। एक नर लिया, एक मादा। ठीक है। दोनों के मध्य क्या करवाया? संकरण। और दोनों के मध्य संकरण करवाकर क्या प्राप्त की? F1 पीढ़ी। कैसे? देखो, यानी सबसे पहले आपको पता है कि ये जनक है। क्या है? जनक या पेरेंट्स। क्या है? पेरेंट्स या जनकीय पादप। ठीक है। जबकि अब इनसे हम क्या प्राप्त करेंगे भी? युग्मक। यानी कौन से विभाजन के द्वारा? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यानी इसका हम युग्मक बनाएं तो क्या बनेगा? टी। इसका हम क्या बनाएं? युग्मक। यानी ये तो पेरेंट्स है या जनकीय प्लांट है। अब इसका हम मियोसिस के द्वारा क्या बनाएं? युग्मक। तो ये बनेगा भी। अब युग्मकों के मध्य हम क्या करवाएंगे? निषेचन, या हम कहते हैं इसको संकरण, दोनों के मध्य। जैसे हमने क्या करवाया? संकरण, तो हमें क्या प्राप्त हुई? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में आपको बताया था भी विषम युग्मजी संकर संतति प्राप्त होती है। विषम युग्मजी संकर, यानी ये होते हैं भी अशुद्ध लंबे, या इनको हम बोलेंगे विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी। ठीक है। और ये पीढ़ी कौन सी है? F1 पीढ़ी। यानी मेंडल ने एक संकर संकरण को समझाने के लिए मटर के एक शुद्ध लंबे पादप का संकरण करवाया शुद्ध बोने पादप के साथ। जब दोनों के मध्य संकरण के द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त की, तो वहां पे क्या भी? सारे पादप विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए। यानी लंबे लक्षण ने अपना प्रभाव प्रकट किया। एक बात ये ध्यान रखना भी, इस टी के प्रभावी होने के कारण यहाँ पे क्या भी? बोने पादप छिप गए और आपको दिखाई देंगे कौन से? लंबे प्लांट। ठीक है। तो याद रखना भी F1 पीढ़ी में सारे पादप किस प्रकार के प्राप्त हुए? लंबे। इसी प्रकार जब F1 पीढ़ी की संततियों का पुनः इसने क्या करवाया? स्वपरागण। क्या करवाया? जब इन संततियों के मध्य स्वपरागण के द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की या द्वितीय संतानीय पीढ़ी, उस टाइम में मेंडल को जो पादप प्राप्त हुए उसमें लंबे भी प्राप्त हुए और कुछ बोने भी प्राप्त हुए भी, कुछ बोने भी प्राप्त हुए भी। देखो कैसे? इनके मध्य जब हम क्या करेंगे भी? स्वपरागण,
पहले क्या बनाएंगे भी, युग्मक। और आपको पता है युग्मक कैसे बनाए जाते हैं भी, युग्मक आपने, ये एक युग्म विकल्पी है, क्या है, और आपके सामने युग्म विकल्पी कोई भी हो, उससे यदि आपको युग्मक बनाने हो तो उस टाइम हमें क्या करना है भी, उस युग्म विकल्पी में ये देखो भी उसमें कितने विषम युग्मजी है, तो यहाँ पे एक ये और एक ये क्या है, विषम युग्मजी। और आपको युग्म विकल्पी में जितने विषम युग्मजी दिखाई दे उसको कितना, 2 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 2 से गुणा। जैसे आपको इस युग्म विकल्पी में कितने विषम युग्मजी दिखाई दे रहे हैं, सिंगल है, और सिंगल में है क्या, विषम युग्मजी, तो इसके युग्मक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कैसे, देखो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। अब युग्मक 2 बने, अब दोनों से हम क्या करेंगे भी, क्या करेंगे, दोनों के मध्य संकरण करवाएंगे या स्वपरागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, स्वपरागण, और वो भी चेकर बोर्ड के द्वारा दर्शाएंगे। किसके द्वारा, चेकर बोर्ड के द्वारा। इस बोर्ड को हम क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड। और ये सबसे पहले दिया गया पुनेट के द्वारा। किसके द्वारा, एक वैज्ञानिक था भी पुनेट, उसने इस चेकर बोर्ड का पता लगाया था, यह चेकर बोर्ड बताया था। इस कारण इस चेकर बोर्ड को हम क्या कहते हैं, पुनेट का चेकर बोर्ड। इसमें हमने 2 प्लांट लिए भी, एक नर लिया है और दूसरा मादा। दोनों के मध्य जब स्वपरागण करवाया तो क्या प्राप्त हुआ भी, देखो इसका इसके साथ करवा के देखो, ठीक है। इसी प्रकार इसका इसके साथ करवाओ, इसका इसके साथ करवाओ, टी और टी, इसका इसके साथ करवाओ, टी और टी। अब देखो भी आपको 4 पादप प्राप्त होंगे, यहाँ पे कितने, 4। और चारों का हम फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप का कल हमने पढ़ा था भी, फिनोटाइप क्या होता है, यानी पादप को बाहर से देखने पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है भी दोनों टी है, आपको वैसे टी ये जीनोटाइप है, लेकिन हम प्लांट को देखें तो ये लंबा है, यहाँ पे लिख देते हैं भी ये शुद्ध लंबा या समयुग्मजी, ये विशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा, ये भी क्या है, विषम युग्मजी लंबा, ठीक है। ये क्या है, शुद्ध बोना, क्या है, शुद्ध बोना। अब यहाँ पे क्या है, आपको फिनोटाइप बनाने के लिए इसकी शुद्धता या विशुद्धता या विषम युग्मजी या सम युग्मजी कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ बाहर से देखना है भी लंबा या बोना है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, यानी कितने पादप लंबे प्राप्त हुए, 3। जबकि बोना कितना है, सिर्फ 1, यानी बाहर से देखने पर आपको 3 तो लंबे पादप दिखाई दे रहे हैं और 1 बोना, यानी इनका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, क्या होगा, यानी ये क्या है, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड, इस चेकर बोर्ड में, इस चेकर बोर्ड में आपको फिनोटाइप बनाना हो तो कैसे बनाओगे, 3 लंबे पादप है और 1 बोना, तो फिनोटाइप बनेगा 3:1, या लक्षण स्वरूप क्या होगा, 3:1, ठीक है। यानी 3 तो होंगे लंबे और 1 होगा बोना, ठीक है। इसी प्रकार हम बनाएं क्या भी, इसी प्रकार अब देखें भी जीनोटाइप। और जीनोटाइप में हमने पढ़ा था भी कि जीनोटाइप में क्या पढ़ा था, जीनोटाइप में हमने ये पढ़ा था भी कि जो युग्म विकल्पी है उनको संकेतों के द्वारा हम दर्शाएं, यानी शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, या सम युग्मजी या विषम युग्मजी के मध्य का जो अनुपात है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो इसमें देखो भी कितने शुद्ध है कितने अशुद्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भी ये क्या है, ये शुद्ध लंबा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शुद्ध लंबा 1। जबकि ये देखो विशुद्ध लंबा, ये भी विशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा कितने हैं, 2। जबकि शुद्ध बोना कितना है, 1। यानी क्या बन गया इसका, जीनोटाइप। क्या बना, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। तो ये अनुपात देखो, ये प्रश्न आते हैं भी कि एकल संकर संकरण में जीनोटाइप कितना है, फिनोटाइप कितना है। तो एकल संकर संकरण में 3:1 है भी फिनोटाइप, जबकि 1:2:1 क्या है, जीनोटाइप। यानी फिनोटाइप में हम देखें तो 3 लंबे प्राप्त होते हैं, 1 बोना। जबकि जीनोटाइप में हम देखें तो 1 शुद्ध लंबा प्राप्त होता है, 2 अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबे
जबकि एक क्या प्राप्त होता है, शुद्ध बोना या समयुग्मजी बोना। इसी प्रकार मेंडल ने जो एक लक्षण लिया था, बाकी 6 जो लक्षण थे उन पर भी ऐसे ही प्रयोग किए थे और ये निष्कर्ष निकाला था कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण प्रकट होता है, वो प्रभावी होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, प्रकट नहीं होता या दब जाता है, या उसकी अभिव्यक्ति एक की अभिव्यक्ति के नीचे क्या हो जाती है, छुप जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अप्रभावी। क्या कहते हैं, अप्रभावी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे द्विसंकरे संकरण। ठीक है।